फवाद चौधरी की जो लड़ाई है पीटीआई लीडरशिप से, अजमल जामी साहब, ये लड़ाई की बुनियादी वजह क्या नजर आती है? या क्या ये प्रिंसिपल स्टांस है इस वक्त लीडरशिप का कि जो पार्टी को जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चला गया था उसे वापस नहीं लेंगे, या फवाद चौधरी के साथ चंद एक लोगों की जाती लड़ाई है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं जरा होल्ड करें, देखूंगा मैं बाहर आके कि कौन किस मजबूरी की वजह से क्या था, कोई जेन्युइन रीजन था तो उसको हम वापस भी ले सकते हैं, लेकिन कोर कमेटी बैठ के फैसला कर देती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जो छोड़ गया उसको वापस नहीं लेंगे। कि कोर कमेटी का फैसला क्या सियासी हैसियत रखता है? इमरान खान का स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कोर कमेटी का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? फवाद चौधरी की लड़ाई की बुनियादी वजह क्या नजर आ रही है? प्रिंसिपल स्टैंस है या आपके ख्याल में जाती लड़ाई है? ये दोनों का मिक्सचर है। जहां तक ये जब दौरे हुकूमत इनका था तो उसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल आमिर इलियास राना साहब ने दी। तब भी मल्टीपल ग्रुप्स जो है ना वो एक्टिव होते थे, चाहे परवेज खटक साहब हो, शामिल कुरैशी, जहांगीर तरीन हो, या एक विद इन दी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ग्रुप था, बहुत तगड़ा था, ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो काम करता था, क्या नाम उन लोगों का लेना। तो ये शुरू से ही धड़ेबंदियां रही हैं, ग्रुपिंग रही है, पीटीआई में हर जमात में होती है। लेकिन फवाद चौधरी का ये कोई जाती या किसी के कहने पे बोलना ये साबित इसलिए नहीं होता कि फवाद चौधरी जब से एक्टिव हुए हैं तब से उन्हें विद इन दी पीटीआई रैंक्स अच्छी खासी हिमायत हासिल है। और रही सही कसर जो है ना फवाद चौधरी के हाथ में जो स्टेटमेंट समहाउ गई है, वो इमरान खान साहब का ये बयान है कि जी कुछ लोग फाइलें देख के पार्टी छोड़ गए और कुछ पर तशद्दुद हुआ या ऐसी हालात थे कि उनको मजबूर होकर जाना पड़ा। और फवाद भी ये कहते हैं कि उनकी अली खान के जरिए जब जमान पार्क में इमरान खान होते थे तो उनसे 2 बार राब्ता हुआ, उन्होंने वो सूरत हाल से आगाह किया और उनसे इजाजत लेके ये राय फरार इख्तियार किया। और ट्वीट मैंने किया ही नहीं, किसी और ने किया, इसलिए मैं डिलीट ही नहीं किया। वो तो ये तक कहते हैं कि आईपीपी में जो मैं गया था, गया नहीं था, ले जाया गया था, पिछली सब गया था, ज्वाइनिंग कभी नहीं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट की वो बात करते हैं, उस हद तक तो मैं उनसे एग्री इसलिए करता हूं कि ये जो मौजूदा या जिसे मैं दस्तयाब क़यादत के नाम से याद करता हूं, दस्तयाब क़यादत के हाँ वो सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं है जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ, JUIF के साथ दिहाइयों पुराने ताल्लुकात या लेवल ऑफ एंगेजमेंट एग्जिस्ट करती थी। बहुत कुर्बानियां होंगी मौजूदा क़यादत की, जारी बात उनको। लेकिन जावेद साहब कौन नहीं है? देखिए ना, अभी परवेज बाहर आ चुके हैं, असद कैसर मौजूद है, असद कैसर है, मतलब यही लोग थे ना पहले भी तकरीबन 2-4 को छोड़ के। असद कैसर साहब से तो मौलाना राम नहीं हुए। मौलाना की 2 स्टेटमेंट्स देख लेना, चाहे वो अमरीकी करारदाद के ऊपर हूं या उनके वकील का मौक़िफ़ हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मौलाना बता रहे हैं कि क्या फ्लॉ था। वजह ये असद कैसर के पास तो वो मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि इनकी बराह रास्त एक्सेस नहीं हो पाती, ये बराह रास्त मुकालमा खान से नहीं कर पाते। जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा हूं वो इंगेजमेंट के लिए जो पॉलिटिकल सीजन होना था वो क़यादत के अंदर मौजूद नहीं था। गो के इस दस्तयाब क़यादत का ये कारनामा जरूर है कि ये तब इन्होंने कंधा दिया पीटीआई का जब कोई बंदा यहाँ था नहीं, इसलिए इनको क्रेडिट मिलना भी चाहिए, इनका वजूद तस्लीम किया भी जाना चाहिए। यही वजह है कि फिल फॉर इमरान खान इनको रिप्लेस करके पुरानों की वापसी नहीं चाह रहे। अलबत्ता उन्होंने ये लाइन जरूर खींच दी कि जो फाइलें देख के भागे उनको वापस नहीं लूंगा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो लोग तशद्दुद की वजह से गए उनका केस भी देखूंगा बाहर आके। ये फवाद चौधरी से अपने हक में स्टेटमेंट लेते हैं। जहां तक उनसे रवाबित का ताल्लुक है, राना साहब ने भी बताया, अली बिन गंडापुर साहब उनसे 2 बार से ज्यादा रब्ता कर चुके हैं, असद कैसर का भी रब्ता कर चुके हैं, या पंजाब में एजाज चौधरी से उनका इनडायरेक्टली रब्ता हो चुका है। कई एक राउंड में उनसे रब्ता किया, लेकिन उस रब्ते में जहां ये कहा जा रहा है ना कि आप थोड़ा हल्का रखें, हौला रखें हाथ, वहां उनके साथ हमदर्दी और उनको सपोर्ट भी फराहम की जा रही है। ऐसा नहीं है कि फवाद चौधरी तनहा उठे या किसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उठे या किसी थर्ड लॉबी की वजह से उठे और आके एक्टिव हो गए हैं। उनको विद इन पीटीआई रैंक्स अच्छी खासी हिमायत हासिल है और यही वजह कि वो रुक नहीं रहे, आए दिन वो ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, इस सब से इमरान खान और उसके साथ जुड़े अवाम, उनकी मकबूलियत पर असर नहीं पड़ेगा, वो इंटैक्ट रहेगी। और इमरान खान जब एक कॉल देते हैं कि ये धड़ेबंदी को है नहीं, इन्हें बुला लिया है, आई विल फिक्स देम, तो आप देखें तब से ये आराम कहानी बंद हो चुकी है और शांति का राग अलाप रहे हैं। अजमल जामी साहब, जैसे कि आमिर असरान साहब कह रहे थे कि इद्दत केस में अगर उनकी बरियत हो भी जाती है तो ये तो तय है कि उन्होंने अभी वापस नहीं आना। यही राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ दिन पहले कह चुके हैं। फिलहाल उनको हुकूमत ही का मेहमान रखा जाएगा, कोई पुराना केस भी निकाला जा सकता है, कोई नया भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है कि आमतौर पर लोग गिरफ्तार या कैद होते हैं अपने केसेस की वजह से, यहां पर केस बनाए जा रहे हैं गिरफ्तार रखने के लिए, तो ये हैरानकुन बात नहीं है? ये बिल्कुल हैरानकुन इसलिए नहीं है कि हुकूमती वज़रा अपनी जुबानों बयान में इसकी अज़म का इयादा फरमा रहे हैं। और चूंकि अब इद्दत केस 12 जुलाई तक उसने, जैसा साहब ने कहा, मजूका साहब ने किसे मैंने निपटाना है, तो जैसे ये मालूम हुआ कि ये 12 जुलाई तक निपटाया जाएगा, तो उसी बीच में हम क्या देख रहे हैं, ये 2 केसेस, चाहे एक निजी टीवी के सहाफ़ी के तवस्सुत से एक जो रावलपिंडी की इंतजामिया काबीना में रिपोर्ट पेश करी है, उसके ऊपर पर्चा हो रहा है, मुकदमा दर्ज हो रहा है, या फिर
जो सूबाई हुकूमत है उसके तवस्सुस से जो दूसरा मुकदमा हो रहा है जिसमें बगावत के साथ साथ पार्टी को भी आउटलॉ करने की प्लानिंग की जा रही है। ये दोनों मुहर्रकात देख के तो वाज़ेह नजर आता है, चाहे कोई पीटीआई का हामी हो या ना हो, कि इट सीम्स एज इफ कि उनको लग रहा है, क्योंकि 27 मजमूई केसेस हैं, अक्सर में उनकी बर्रियत या जमानत हो चुकी है, केस निपटाए जा चुके हैं, अब इद्दत केस वाहिद रह गया जहां पे काम अटका हुआ था। तो अगर वहां से उनको रिलीफ मिलता है तो फिर ऑब्वियसली ये 2 केस इंटैक्ट आ जाएंगे। अदरवाइज एज सच को ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता, मासिवा ये कि शायद अल कादिर से कोई नया सिलसिला शुरू किया जाए या तोशा खाना से शुरू किया जाए, लेकिन उसके लिए वक्त कम है, लिहाजा ये 2 केसेस बनाए जा रहे हैं। आपने चूंकि बात की उसकी जो यूएन वर्किंग ग्रुप की करारदाद की है जो 17 सफात पर मबनी है, आप ये देखिए कि अजीम मियां साहब की रिपोर्ट आज पढ़ी आप, वो ये जो डिके है, जो डिटोरिएशन है सिस्टम के साथ, हम रोना रो रहे हैं हमारी तनज़ुली का, मुआशी हो, समाजी हो, सियासी हो या किसी और नौयत की हो, उसका मुंह बोलता सबूत ये अजीम मियां साहब की रिपोर्ट है कि ये जो यानी अमरीकी कांग्रेस में करारदाद है, ये इंतखाबात से पहले पेश हुई नवंबर में, फेब में इंतखाबात हो रहे हैं, 7 माह में पाकिस्तानी सफारती कारकर्दगी जो थी वो क्या थी। इनसे पूछा, अच्छा यूएन वर्किंग ग्रुप के लिए भी पाकिस्तानी हुकूमत से मौकिफ लिया गया, जवाब ही नहीं दिया गया, पाकिस्तानी मौकिफ के बगैर उन्होंने जो उनके पास एविडेंस है उसकी बुनियाद पर करारदाद पेश की। तो क्या ये हुकूमत वक्त के लिए बजाय इसके कि ये इसमें कोई थर्ड लॉबी इंडिया की या इसराइल को तलाश करें या मुल्क दुश्मन से करार दें, ये अपने गिरेबान में तो झांक के देखें कि हुजूर हम कहाँ खड़े हैं, इन दोनों मामलों पे हमारी सिफारतकारी कहाँ थी। किसी और का गला फाड़ने की बजाय अपने दामन में तो देखें झांक के। जो आपने अपने इब्तिदाई में बात की, बिजली का बिल देने के पैसे नहीं आवाम को, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर 1.5 अरब लग रहा है पंजाब में तजीनो आराइश के लिए, आपने खुद हवाला दिया 20, 21, 22 ग्रेड के लिए उनके लिए अलहदा से घर बन रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्लियामेंट लॉजेस की तजीनो आराइश के लिए 1.6 अरब रुपया लग रहा है। ये ऑप्टिक्स जब आप मैसेज को देंगे तो साथ आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मुश्किल हालात से मुल्क गुजर है, आप हमारा साथ दें। अवाम साथ तब देते हैं जब आप उनके साथ खड़े हों अमली तौर पर, और अमली तौर पर जो इकदाम किए जाने चाहिए वो अपना पेट काटना पड़ेगा, वो हम काट नहीं रहे और निशाना बना रहे हैं थर्ड फोर्स को, किसी लॉबी को ढूंढ रहे हैं, उसे मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, उसे बागी करार दे रहे हैं। इस तरह से ना अवाम को चैन आएगा, ना वो आप पे बिलीव करेंगे, बल्कि सिस्टम और डिटोरिएट होगा।